हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद फिल्म बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू न्यूज़पेपर पीआईबी के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स और मैगजीन में इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज है 6 अगस्त 2021। तो आज देखेंगे पीआईबी के साथ साथ हिंदू न्यूज़पेपर और अदर मैगजीन में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहे हैं। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो है इंपॉर्टेंट दर्रों को लेकर। आपको पता होगा कि कल हमने आपको पढ़ाया था उमलिंग दर्रा, ठीक है। कहाँ पे हमने आपको बताया था? लद्दाख रीजन में बीआरओ ने वहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई है या कहें सड़क बनाई है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत, ठीक है। तो कई बार चर्चा में कई सारे दर्रे रहते हैं, तो हमने कोशिश की है कि आपको एक ही जगह सारे दर्रे जो 10 इंपॉर्टेंट हैं मेजर अभी पिछले 2 साल में चर्चा में रहे हैं तो वो आपको बता दें, ताकि जब आपका क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। तो पहला है बनिहाल, ये कहाँ पे? कश्मीर घाटी में, ठीक है। दूसरा है बारालाचा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। दर्रे को हम बताएं इससे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट होगा जिनकी ज्योग्राफी नहीं हुई होगी। तो दर्रा का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, फिर ये पहाड़ है और फिर ये पहाड़ है। मान लो ये 3 पहाड़ हैं, ठीक है। तो इन 3 पहाड़ों के मध्य से जैसे कोई एक रोड बीच में निकाल दी जाए, ठीक है, या जो बीच में पास होता है इसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है ना। दर्रे का मतलब और कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता इसके बीच से छेद करके निकाला जाए। अगर इससे बीच से छेद कर दिया गया, पहाड़ ऐसा ही बना रहा, उसे सुरंग बोलते हैं, ठीक है। दर्रा का मतलब 2 पहाड़ों के मध्य की गैप जो होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देते हैं एक दर्रा कोई ना कोई आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं नाथुला को, ठीक है। ऑलरेडी हमने आपको नाथुला कई बार आपको दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि इसकी पिक्चर भी बहुत अच्छी है और बहुत ही पिक्चर अच्छी क्वालिटी की है, ठीक है। आप ऐसे देखो, ये आप देख रहे हो, तो ये आप देखो यहाँ पे थोड़ा और हम जूम करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये एक पहाड़ था, एक ये बगल में पहाड़ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों पहाड़ों के बीच से ये सड़क निकाल दी। अब देख सकते हो कि यहाँ पे सड़क निर्माण है, ठीक है। ये सड़क जा रही है, ठीक, कहाँ जाती? कैलाश मानसरोवर की ओर, ठीक है। ये अपना इधर को निकल गई और देखो ये सड़क यहाँ पे इंडिया की है, ठीक है। ये सड़क ऐसे बना दी, इस जगह पे पहाड़ देखो यहाँ पे हैं, ठीक है, दर्रे यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो सड़क ऐसे है ना, बिल्कुल इस पे घुमा घुमा के, चाहते तो सीधा ले जाते बेचारे, क्योंकि नीचे खाइयाँ है, हमको दिख रहा है कि बहुत वो है, ढलानदार है, बिल्कुल नहीं, बहुत गहराई है इनमें, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ये हम 4000 कितना 5000 मीटर की ऊंचाई से हम पिक्चर ले रहे हैं, तब सोचो ऐसी हालत है, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको दर्रा बोलते हैं। देख रहे हो ये जो पहाड़ की बीच बीच में गैप होते हैं ना, तो देखो बीच में गैप है तो उसी पे बना है, ठीक। तो अब आप में से कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। फोटुला दर्रा कहाँ पे? लेह को कारगिल से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे? कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से, यानी कि हिमाचल में है, ठीक है। आपको ये याद रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्पीति घाटी कहाँ पे है और कुल्लू घाटी दोनों की दोनों हिमाचल में। आपने देखा होगा कि जब नए नए लोगों का विवाह होता है तो वो अपनी अर्धांगिनी के साथ में या तो कुल्लू मनाली जाते हैं, या तो ऊटी जाते हैं, या तो वैष्णो देवी जाते हैं। इंडियंस के लिए यही है, मिडिल फैमिली के लिए। बाकी कुछ सिंगापुर जाते हैं, कुछ मालदीव जाते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करेगा आप कहाँ जाओगे, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ पे? हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। जेलपा सिक्किम को तिब्बत से और नाथुला सिक्किम को तिब्बत से, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट दर्रे आपको याद होने चाहिए। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड और नेपाल और चीन के मध्य, मतलब 3 देशों के ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है। चौड़न घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। चौड़न घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, और तिब्बत रीजन को जोड़ता है। तिब्बत में बार बार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चीन कहता है कि ये तिब्बत है मेरा, लेकिन हम क्या कहते हैं कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब आता है 9वां यहाँ पे खारदुंगला। खारदुंगला लद्दाख को सियाचिन से जोड़ता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसी के बारे में आपको बताया था कि विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन दर्रा है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है कि वहीं पे उर्मिलिंग दर्रा भी बगल में बनाया गया, ठीक। तो आप देख सकते हो। बोमडीला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो दोनों याद हो गए आपको। चलिए बोमडीला में आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो आपको याद रखना बोमडीला और बड़ा लाचा, ठीक है।
बड़ा लाचा आपको मैंने बताया कहाँ पे है, बड़ा लाचा आपको है हिमाचल में और बोमडीला अरुणाचल में, दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहीं पे कंफ्यूज कर देगा। अगला आर्टिकल है कथकली नृत्य को लेकर। वास्तव में कथकली नृत्य डायरेक्ट चर्चा में नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए नेल्ली पोड वासुदेवन नंबूदरी नाम की नृत्यांगना का निधन हो गया है, और ये जो नृत्यांगना जी थी ये कथकली से रिलेटेड थी, कथकली डांस को परफॉर्म करती थी। तो यूपीएससी ऐसी ही बॉडी को टच करता है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ठीक है बाबूजी ये बताओ कि कथकली नृत्य किसके द्वारा होता है, क्या फीचर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है, आप ये बताना, सिर्फ नाम बताना है कितनी भाषाएं। नृत्य तो हम आपको पढ़ा ही दे रहे हैं और हमने भाषा भी आपको पढ़ा दी थी, ठीक। कथकली नृत्य की खास बात क्या है, संगीत एवं अभिनय का मिश्रण है। अभिनय का मतलब क्या होता है, परफॉर्मिंग, ठीक है, परफॉर्म करना, मतलब हाथों से, इशारों में बातें करेंगे, है ना, बिल्कुल वैसी बात। संगीत मतलब गाना भी गाते जाते हैं और इशारों में बातें भी करते जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको यहाँ पे ये याद रखना है। फिर बात है कि इसमें जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं, जिन विषयों को लिया जाता है अभिनय करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिंबल उंगलियों से बताते गए कि हाँ आई लव फलाना, ये सब ये वाला नहीं। इसमें जो भी सिंबल होंगे भारतीय महाकाव्य के होंगे, मतलब रामायण के, महाभारत के, ठीक है। उसमें तीर को तुनीर में बांधते हुए, मतलब हर एक चीज तर्कस को दिखाते हुए बिल्कुल क्रोधित मुद्रा, ऐसा दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसी का प्रस्तुतिकरण होता है। और भी कई सारे केरल के नृत्य और नाटक हैं जो इसी से ओरिजिन माने जाते हैं, तो उनको भी आप देख लो। कोडियट्टम है, मुडियट्टू है, थियाट्टम है, थय्याम है, शस्त्राकली है, कृष्णाट्टम है, चकैरकोथू है और रामा अट्टम है। ये सब के सब कथकली की ही देन माने जाते हैं। 8 जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। कथक उत्तर प्रदेश में, खास बात कथक की क्या है कि ये पूर्णतः भारतीय नहीं है, इस पे मुगल का इम्पैक्ट है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसा का, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो ये याद रखना कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। सत्रिया पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था शंकर देव के द्वारा, असम का है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, आपका केरल का। कथकली आपका कहाँ का है, केरल का, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। फिर बात आती है INS विक्रांत चर्चा में रहा है। आप हमेशा ये नाम सुनते हो INS, तो INS का मतलब क्या होता है, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है। इसका मतलब होता है इंडियन नेवल सिंपोजियम विक्रांत। तो ये क्या है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत का मतलब क्या होता है कि इतना बड़ा पानी में चलने वाला जहाज होता है, ऊपर पूरी छत बनी होती है, मतलब रनवे बना होता है, उसमें सारे विमान खड़े होते हैं लाइन तार, ठीक है। लगभग एक जो फ्रिगेट होता है, एक जो पूरा विमान वाहक होता है, लगभग उसमें 20 से 25 फाइटर जेट खड़े रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो इतना ही है, बाकी आपसे क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसा पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं पूछेगा कि कितने पार्ट हैं, कौन कौन से जहाज खड़े रह सकते हैं, वेट कितना है, ये सब फालतू की चीज़ें नहीं पूछता यूपीएससी, ठीक है। एक बात बताओ, अगर आपसे पूछ लेगा तो नेवी वाले से क्या पूछेगा, ये भी तो सोचा करो, ठीक है। प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज, हुआ क्या है कि खादी ग्रामोद्योग के द्वारा प्लास्टिक को मिक्स करके एक कागज डेवलप किया गया है, जिसकी खास बात क्या है कि वो पर्यावरणीय अनुकूल है। मतलब कि अगर इस कागज को आपने एक बार यूज कर लिया, यूज करने के बाद इसे आपने डस्टबिन में फेंक दिया, तो ये मिट्टी में पूरी तरह मिश्रित हो जाएगा और पूरी तरह से खाद बन जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही बैग किया गया। इंपॉर्टेंट है खादी ग्राम उद्योग, ये एक स्टेचुरी बॉडी है, कहीं सांविधिक बॉडी है। अब मैंने अगर इसको स्टेचुरी नाम दिया है तो आप समझ गए होंगे कि साहब इसका कॉन्स्टिट्यूशन में ना आर्टिकल नहीं है, इसका क्या है, इसका एक्ट के अंतर्गत प्रोविजन किया गया, मतलब अनुच्छेदों में ये वर्णित नहीं है, बल्कि अधिनियम के द्वारा आया है 1956 के, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है, एमएसएमई। एमएसएमई मिनिस्ट्री का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है। पहले इसकी पहले हैं, मतलब पहले का मतलब इनिशिएटिव, पहले का मतलब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। पहले का मतलब होता है इनिशिएटिव, कि KVIC के द्वारा और कौन कौन से प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो एक तो इनका प्रोग्राम है हनी मिशन, हनी का नाम से ही समझ में आ रहा है, हनी सिंह नहीं, हनी का मतलब होता है शहद।
प्रोजेक्ट बोल्ड, ऑलरेडी हमने जुलाई के महीने में आपको प्रोजेक्ट बोल्ड पढ़ाया था। क्या था प्रोजेक्ट बोल्ड? कि राजस्थान के क्षेत्र में इन्होंने 5000 से भी ज्यादा बांस की असम की प्रजातियों को एक कई बार में लगा दिए थे, ठीक है, और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है? बांस से। लेदर मिशन मतलब जो चमड़े उत्पादन से संबंधित है। कुम्हार सशक्तिकरण योजना, ये हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो प्रीवियस करंट है 2020 वहाँ पे आपको पढ़ाया था। इसमें क्या होता है कि जो कुम्हार होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो उनके पास एक चाक होता है, पहिया मतलब, जिसको हाथ से घुमाते हैं। तो सरकार इसमें क्या कर रही है, कहीं केवीआईसी क्या कर रहा है, उन कुम्हारों को सस्ते दामों पे लोन के तौर पे मशीनीकृत मतलब मोटर वाले एक चाक प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। उसी को बोलते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना। बाकी ग्रामोद्योग विकास योजना आपको अच्छे से पता है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले इसका उद्देश्य क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो ना कि हाँ इसके उद्देश्य ये हैं। क्या उद्देश्य है? मतलब इसका उद्देश्य साहब ये है कि ये ग्रामों में रोजगार को डेवलप करता है, लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देता है, लोगों में रोजगार उत्पन्न करता है, उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करता है। बस इससे ज़्यादा आपको क्या याद करना है, ठीक है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आपको पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आपसे पूछ चुके हैं, ठीक है। हमें नहीं पता था कि चर्चा में, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर के हिसाब से हम आपसे एमसीक्यू डेली पूछते हैं, लेकिन आर्टिकल में हम उसके अगले दिन रखते हैं, ठीक है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर 150वां इनका बर्थडे मनाया जा रहा, सोच सकते हो हम लोगों का भी 150वां बर्थडे तो नहीं हुआ होगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर फैमिली ना मतलब मोस्ट ब्रिलियंट फैमिली थी उस समय की, मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर कोई एक फैमिली थी जिसके पूरे घर के जितने भी मेंबर थे सब अद्भुत थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, जितने भी टैगोर थे सबके सब अपने आप में जबरदस्त थे, ठीक है। तो वही थे अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी खास बात क्या थी, ये एक तरह के चित्रकार थे, चित्रकला से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इन्होंने न केवल यूरोपीय कलाकारों से प्रेरणा ली, बल्कि उनकी एकेडमिक शैली में भी जाकर प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा इन्होंने जो काम किया वो क्या, मुगल कालीन लघु चित्र, मुगल काल में जो छोटे चित्र होते थे उनको भी सीखा। और जापानी दार्शनिक जब कलकत्ता आए थे, यानी कि जापानी दार्शनिक और एस्थेटिशियन ओकाकुरा काकुजो, नाम नहीं याद रखना है, ठीक है, इतना बस याद रख लेना। मैं भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, नहीं तो आप लोग पे कहो सर ये काकुजो ना याद नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, कि एस्थेटिशियन ओकाकुरा काकुजो कौन है ये नहीं याद रखना है आपको। बस ये याद रखना है कि ये यूरोपीय चित्रकला से प्रभावित थे, वहाँ पे प्रशिक्षण लिया था, मुगल कालीन चित्रों से प्रभावित थे, जापानी दार्शनिक की चित्रकारी से भी प्रभावित थे, ठीक है। जब इन सब से प्रभावित हो गए तो ये और ज़्यादा इसलिए भी प्रभावित हो गए कि देखो भाई पश्चिमी मॉडल का, वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर इतना इम्पोजम ना हो पाए, या कहीं हमारी जो चित्रकला, हमारी जो मौलिक आर्ट है उस पर ये अपना पटाक्षेप ना लगा पाए। हम एक काम करते हैं, क्यों ना मुगल और राजपूत शैलियों को आपस में मिलाकर एक मॉडर्न शैली का गठन करें, ठीक है। तो इनका सबसे बड़ा जो योगदान है फ्रीडम फाइटिंग में वो यही है कि इन्होंने आधुनिक चित्रकारी को जन्म दिया भारत के लिए, मुगल और राजपूत शैलियों को मिक्स करते हुए, ठीक है। खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप में से रेयर होगा किसी बच्चे ने देखा होगा, वो ये कि इन्होंने प्रतिष्ठित भारत माता की पेंटिंग बनाई थी। भारत माता की पेंटिंग का मतलब क्या, जो आप देखते हो शेर पे सवार होके वो वाली माता नहीं, ठीक है, तिरंगे के पास में, ये भारत माता का ओरिजिनल चित्र है, ठीक है, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था, ठीक है। भारत माता आप देख रहे हो, भारत माता के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखना इस पूरे चित्र को। ये देखिए हाथ में कुछ धान की वो है, ठीक है, यहाँ पे रुद्राक्ष की माला है, ठीक है, यहाँ पे एक कपड़ा है, यहाँ पे कुछ पत्र हैं, ठीक है, और बिल्कुल सजी हुई भारत माता है। और एक चीज यहाँ पे देख लो, बांग्ला ड्रेसअप में है, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और सिंदूर है, मतलब एक तरीके का इस चित्र के भी बड़ी महत्ता है। कभी जब हम मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाएंगे ना तो इसको डेप्थ में बताएंगे पूरे चित्र को, कि वास्तव में इसका मतलब क्या है, ये जो देख रही है नजरों से इसका क्या मतलब है, मस्तक पे सिंदूर का क्या मतलब है, गले में माला का क्या मतलब है, ऐसे वस्त्रों का क्या मतलब है, मतलब योगिनी की वेशभूषा में है। आप एक चीज ये देखो, योगी नहीं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा उमा भारती जी को, हालांकि उमा भारती और भारत माता जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, मैं बस बताना चाहता हूँ। जैसे आप उमा भारती को देखते हैं सेम टू सेम लगभग वैसी ही ये पिक्चर लगती है कि एक योगिनी, एक सन्यासी, ठीक है, और नंगे पैर हैं,
मतलब जूते चप्पल भी नहीं है, आप ये चीज देख सकते हो, और पुष्प हैं कमल के, ठीक है। तो भारत माता का वास्तव में वास्तविक चित्र यही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ें समझ गए। बाकी तो आपको अच्छे से पता है कि आज़ादी स्पेशल हम आपके लिए चला ही चुके हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे खास बात एक और आती है जो आपको याद रखना है, वो क्या कि इन्होंने पौराणिक कथाओं व सांस्कृतिक विषयों के चित्र लिए, मतलब महाभारत के, वेद के, पुराण के, इनके चित्र लिए, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का गठन किया, ठीक है। इसको गठन किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवल ने। अगर आपको अवनींद्रनाथ टैगोर ना दे, ईवी हैवल दे दे तो भी सही होगा, ईवी हैवल ना दे, अवनींद्रनाथ टैगोर दे दे तो भी सही होगा। आपको पता है हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का गठन निम्न में से किसने किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, ठीक है, और रामानंद चटर्जी, यही ऑप्शन थे ना। तो ऐसे याद रखा करो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ गए। अगला आर्टिकल है मेजर ध्यानचंद के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। आपको पता होना चाहिए क्या कि राजीव गांधी पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार करने की घोषणा हुई थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिरकार मेजर ध्यानचंद कौन पर्सनैलिटी हैं। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक 1928 के, 1932 के, 1936 के, सोच सकते हो जब भारत गुलाम था उस वक्त भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया था। समझो, मतलब आज से 100 वर्ष पहले लगभग 29 अगस्त को इनके बर्थडे को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। दिल्ली में जो स्टेडियम है उसका नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम भी रखा गया है, ठीक है। खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है इसी दिन, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, मतलब इन्हीं के बर्थडे वाले दिन। आप लोगों को क्या कहते से भारत सरकार को ये सोचना चाहिए कि वर्तमान संदर्भ में जो मोढेरा स्टेडियम बनाया गया है, विश्व का सबसे मतलब बड़ा स्टेडियम, उसका नाम कायदे से मेजर ध्यानचंद होना चाहिए, है ना। या फिर किसी प्लेयर के नाम पे, जैसे हमारे यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट अभी लोग जीत के ही आए हैं, ठीक है, इन लोगों के नाम पर होना चाहिए। और कायदे से वहाँ पे जितने भी पवेलियन हो उनका भी नाम वैसे ही हो। जैसे आप मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम है, ठीक है ना, तो वैसे ही होना चाहिए। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कि फिरोज शाह कोटला है, वो विराट कोहली के नाम पे होना चाहिए, लेकिन वही बात है, वो नाम हो गया अरुण जेटली जी के, जिन्होंने कभी एक बॉल हाथ में नहीं पकड़ी, उनका नाम आप रखते हो। मोदी जी जो कभी क्रिकेट नहीं खेले, उनको आप मोढेरा स्टेडियम बना दिए, है ना। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। जब भी आप कभी सजेशन लिखना देश के बारे में या इंटरव्यू में, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का आर्टिकल काफ़ी पसंद आए होंगे। मिलते हैं 7 अगस्त को कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।